महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,645 नए केस, 58 मरीजों ने तोड़ा दम। नागपुर में 24 घंटे में 40 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने स्थिति को बताया बेहद गंभीर। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 3200 से ज्यादा मामले, 10 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2,15,000 के पार पहुंची। सबसे ज्यादा एक्टिव केस पुणे, नागपुर और मुंबई में। कोविशील्ड वैक्सीन पर सरकार की नई गाइडलाइन, कहा 28 दिनों की जगह अब 6 से 8 हफ्ते के गैप पर आपको लगेगा दूसरा डोज। गुजरात में इस बार होली के त्यौहार पर किसी भी तरह की समारोह की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ होलिका दहन के लिए सीमित संख्या में लोग जुटेंगे। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोप पर अनिल देशमुख के समर्थन में खुलकर आ गए हैं शरद पवार। बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। शिवसेना सांसद संजय राउत ने देशमुख का किया बचाव। बोले मंत्री इस्तीफा देते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। परमबीर सिंह की याचिका पर 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लगाए हैं संगीन आरोप। 15 फरवरी को देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने के सवाल पर विवाद। पवार ने बचाव में कहा इस तारीख पर अस्पताल में ही थे अनिल देशमुख। बीजेपी ने पवार के दावे पर किया पलटवार। वीडियो जारी करके कहा 15 को अनिल देशमुख कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनसुख केस में एटीएस ने गुजरात से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, 14 सिम बरामद किए। अमरावती से सांसद नवनीत राणा का आरोप, शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने जेल में डालने की धमकी दी। राणा के अनुसार लोकसभा में उनके बयान के बाद सावंत ने लोकसभा लॉबी में यह कहकर धमकी दी कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूं, तेरे को जेल में डालेंगे। अरविंद सावंत ने नवनीत राणा के आरोप को नकारा। साथ में बोले नवनीत जिस भाषा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बात करती है वो ठीक नहीं है। गोवा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले 6 में से 5 काउंसिल में मिली बंपर जीत। जनता कर्फ्यू के 1 साल बाद शेयर बाजार में दर्ज की गई 90% की तेजी। गोल्ड के निवेशकों को मिला 1 साल में 15% रिटर्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। 15 फरवरी को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कहां थे, इस बात पर उनका बचाव हो रहा है, क्योंकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि फरवरी में इसी दौरान अनिल देशमुख ने विवादित पुलिस सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई में अपने बंगले पर बुलाया था और हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को भी कहा था। इसी पर देशमुख का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव करते हुए कहा कि उस समय वो नागपुर के अस्पताल में थे और इसीलिए इस्तीफा मांगने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी ने भी पुराने वीडियो को ट्वीट किया, निकाला और शरद पवार के दावों पर सवाल उठा दिए और ये सबूत दिए कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख कहां पर थे और क्या कर रहे थे। ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है, लेकिन पिक्चर से कम नहीं है। एक अनिल देशमुख, एक ही तारीख, एक ही समय, 2 जगह पर कैसे हो सकते हैं? कोई एक दावा तो गलत है। परमबीर सिंह ने दावा किया था कि मिड फरवरी में सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने मुंबई के बंगले में बुलाया था और इसी मीटिंग में 100 करोड़ रुपए महीने वसूलने का टारगेट दिया था और ये बात वाजे ने खुद परमबीर को बताई थी। लेकिन शरद पवार ने दावा किया है कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक कोरोना की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे। फिर 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन में थे। जब वो नागपुर में थे तो मुंबई में मीटिंग कैसे कर सकते थे? शरद पवार ने नागपुर के उस एलेक्सिस अस्पताल का सर्टिफिकेट दिखाया, डिस्चार्ज समरी दिखाई, जिसमें अनिल देशमुख के कोरोना संक्रमित होने की बात है और 15 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी मिलने की बात है। There is a clear-cut information, there is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized and it is also certified by hospital.
Secondly, he was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. ये बात सच है कि अनिल देशमुख को कोरोना हुआ था। वो नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन 15 फरवरी के बाद वो किसी से नहीं मिले, इस दावे पर सवाल है। क्योंकि 15 फरवरी का उनका एक वीडियो आया है। वो आराम से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। त्या सेलिब्रिटीच्या ट्विटच्या बाबतीत माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला। इसी बात से बीजेपी ने शरद पवार को घेरा कि देशमुख पर पवार के दावे सही नहीं है। देशमुख को बचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने फरवरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ फरवरी की ही कुछ खबरें और अनिल देशमुख के ट्वीट दिखाए, जिसमें अलग अलग लोगों से उनके मिलने की बात है। सवाल ये था कि अगर अनिल देशमुख फरवरी में अस्पताल में थे और उसके बाद होम क्वारंटीन में थे, तो कैसे लोगों से मिल रहे थे, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? पवार के पास कोई जवाब नहीं था। अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वीडियो भी साझा किया है। अनिल देशमुख 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप सब कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। ये मेरे पास शरद पवार को उस वक्त देशमुख की 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता ही नहीं था। किसी ने उन्हें बताया कि शायद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी, लेकिन ये भी सच नहीं था। सफाई देने खुद अनिल देशमुख सामने आए। मला कोविड झाल्यामुळे मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलला 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते आणि काही पत्रकारांची उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा। देशमुख फरवरी में कहां थे, इस पर अपने दावों के बीच बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि शायद शरद पवार को सही से ब्रीफ नहीं किया गया, क्योंकि परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में एसीपी संजय पाटिल से जिस चैट का जिक्र किया था, उस चैट में ही बताया गया था कि सचिन वाजे के साथ अनिल देशमुख की मीटिंग की तारीख फरवरी के आखिर में हुई थी। यानी इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से 15 फरवरी तक अस्पताल में थे या फिर 16 फरवरी से 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में थे। मीटिंग के सबूत हैं और देशमुख पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मुंबई से पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी, आज तक। शायद इसीलिए शरद पवार देशमुख के लिए दीवार बन गए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि देशमुख का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि परमबीर सिंह के दावे सही नहीं हैं। देशमुख के बचाव में यह भी कहा जा रहा है कि परमबीर सिंह के आरोपों के पीछे सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। लेकिन इस तरह से कब तक अनिल देशमुख की कुर्सी बचाई जा सकती है, जब सड़क से लेकर संसद तक इस मामले में जबरदस्त हंगामा हो रहा है और हर हाल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जिस मंत्री पर 100 करोड़ महीने की वसूली का आरोप लगा हो, उसका बचाव शरद पवार इतनी मजबूती से क्यों कर रहे हैं, यह समझना इतना मुश्किल नहीं। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। अनिल देशमुख का बचाव करना महाराष्ट्र सरकार और गठबंधन के कार्यकर्ता की मजबूरी भी है, फिर चाहे उन लोगों पर लगे आरोपों से कितनी फजीहत हो, क्योंकि इस्तीफा लेने से ये फजीहत कम नहीं होगी, उल्टे मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? इस्तीफा लेना या किसी को मंत्री बनाना
ये पूरा अधिकार जो होता है ये मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री उस बारे में निर्णय ले। बीजेपी बार बार होम मिनिस्टर के इस्तीफे की बात कर रही है, उस पर एनसीपी क्यों मान नहीं रही? देखिए, ऐसा है कि गुजरात में सिटिंग आईपीएस ने उस समय के गृह मंत्री पर आरोप लगाए, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था? नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह की बातें करने का। पहले अपना अतीत बीजेपी देखे, झूठे इल्जाम पे कोई इस्तीफा नहीं दिया जाता। अब सरकार की इमेज बचाने का एक ही तरीका है, वो ये कि अनिल देशमुख का बचाव किया जाए और आरोप लगाने वाले के दावे पर ही सवाल उठाए जाए। गेम प्लान यही दिख रहा है। इसमें शरद पवार ने 5 बड़ी बातें की है। पहली बात, देशमुख पर जिस दौरान 100 करोड़ महीने की वसूली करने के लिए कहने का आरोप लगा, उस दौरान वो मुंबई में नहीं, नागपुर के अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटीन में थे, इसलिए परमबीर का दावा सही नहीं। दूसरी बात, परमबीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली वाली बात पहले क्यों नहीं बताई? कमिश्नर पद से हटाने के बाद ही क्यों बोला? अगर ये बात सही है तो उन्हें फरवरी में ही तुरंत बोलना चाहिए था, जब इसका उन्हें पता चला था। तीसरी बात, परमबीर सिंह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मार्च में सीएम, डिप्टी सीएम और शरद पवार को ये बात बताई थी। अगर ये मान भी लिया जाए तो सवाल ये है कि फरवरी से लेकर मार्च तक उन्होंने ये बात छुपाई क्यों? चौथी बात, देशमुख के इस्तीफे की मांग में दम नहीं है, फिर भी जो आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाएगी। मंत्री रहने या ना रहने का फैसला सीएम को करना है। पांचवी बात, परमबीर सिंह खुद सचिन वाजे के मामले में आरोपों से घिरे हैं, जिसकी वजह से उनकी कुर्सी गई। बड़ा मुद्दा अनिल अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का है। बड़ा मुद्दा मनसुख हिरेन की हत्या का है। ये तो सत्य है, कोई दुनिया ने कभी नहीं देखा कि पुलिस ही बम रखती है और एक मंत्री 100 करोड़ रुपए पुलिस को मांग रहा है कि हर महीने कैसे वसूला जाए, उसका पूरा प्लान बताता है। ये दोनों दृश्य दुनिया ने नहीं देखे। बीजेपी तब से हमलावर है जब से परमबीर सिंह की विस्फोटक चिट्ठी आई है और 100 करोड़ की वसूली के आरोपों पर सीधे महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम आया है। लेकिन शिवसेना इस पूरे मामले को साजिश बता रही है। इस प्रकार से मुंबई के एक्स कमिश्नर के कंधे पर बंदूक रख सरकार के ऊपर फायर करना, अगर उसमें विरोधी दल यानी प्रतिपक्ष अपने आप को बहुत होशियार समझता है, कोई उनके ऊपर बुमरैंग हो जाए। परमबीर सिंह आज अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इससे महाराष्ट्र सरकार पर इस मामले की आंच और बढ़ गई है। सवाल ये है कि कितने दिन देशमुख बचे रहेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी, मुंबई आज तक। परमबीर सिंह की चिट्ठी से उठा तूफान उद्धव सरकार को भी घेर रहा है। इस बीच एक और चिट्ठी से नया घमासान शुरू हो गया। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। उसमें शिवसेना सावंत अरविंद सावंत पर धमकी देने का उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग कर दी। नवनीत राणा आज लोकसभा में निलंबित एपीआई सचिन वाजे के मामले को लेकर उद्धव सरकार पर जबरदस्त बरसी हमलावर थी। नवनीत के आरोप के अनुसार लोकसभा में उनके बयान के बाद सावंत ने लोकसभा की लॉबी में यह कहकर धमकी दी कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूं, तेरे को भी जेल में डालूंगा। नवनीत के अनुसार चेहरे पर तेजाब फेंकने और जान से मार डालने की धमकी भी उन्हें फोन पर और शिवसेना के लेटर हेड पर पहले भी मिल चुकी है। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में कहा है कि मेरा अपमान करने के साथ देश की सभी महिलाओं का अपमान किया गया। इनका खुला चिट्ठा हम बाहर रखते हैं तो उसके बाद वो वॉक करते करते जब जाते हैं तो मुझे बोलते हैं कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है और तुम्हें कहीं घूमने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे और जेल के पीछे तुम्हें डालेंगे। मुझे एक बात उनको पूछना है कि एक महिला को ऐसा थ्रेटनिंग करना सदन के अंदर ये कितना योग्य है, ये चीज उनसे पूछनी है। और पहले भी मुझे बहुत सारी धमकी के पत्र शिवसेना के द्वारा आए हैं कि जो चेहरा लेके घूमती है वो चेहरे को तेजाब डाल के जला दिया जाएगा। ये सिर्फ महिला है करके दबाने का कोशिश है। उधर अरविंद सावंत ने नवनीत राणा के आरोप को नकार दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि नवनीत राणा जिस भाषा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बात करती है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सरासर झूठ। हमने जिंदगी में, एक तो महिला है पहली बात, और ये नवनीत राणा जी है, वो आते जाते समय मुझे भैया दादा करके पुकारते, मैं भी उसके साथ बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना घृणा है। लेकिन एक बात कहता हूँ कि
ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसैनिक को इतना ध्यान में रखो, महिला को धमकाने वाले काम करते नहीं, कभी धमकाया है उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो। रही बात उनकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात वो करती रहती है। फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।